पूर्णिमा जी देखिए ना, हरदीप एप्स्टीन पुरी के बारे में जो ये बोल रहे हैं वो कितना बड़ा झूठ है कि पूरी दुनिया के अंदर आज कितनी सरकारों में कितने इस्तीफे हो गए सिर्फ इस बात पर कि यूके का केस ले लीजिए। ऋषभ जी को पढ़ने की ज्यादा वो चल रही है ना, तो ऋषभ जी पढ़िए। आज यूके ने केर स्टारमर ने जिस व्यक्ति को वहां पर एम्बेसडर लगाया यूएस में, उसके संबंध इनके साथ थे, तो उनकी कैबिनेट में इस्तीफे शुरू हो गए। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी। और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ट्रेड डेफिसिट अगर मैं समझाने लगा तो आपको ये पता चलेगा कि भारत ने अपनी स्वायत्ता को कैसे बेच दिया। आज हम रशिया से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये मेरी राष्ट्रीय स्वायत्ता है, नेशनल सोवरेनिटी। पूर्णिमा जी एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमने कैसे अपनी नेशनल सोवरेनिटी को आज बेच दिया। आप समझिए, रशिया से तेल खरीदना अमेरिका का राष्ट्रपति हमें बताएगा, हम किस पर कितना टैरिफ लगाएंगे ये हमारे अमेरिका का राष्ट्रपति बनाएगा। और क्या ये देश को बेचने की बात आप करते हैं और इतनी पढ़ने पढ़ाने की बात नीरज जी चल ही रही है, तो मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए कि अमेरिका के पूर्व राजदूत हैं डैनियल पैट्रिक मोयनिहान, इनकी किताब पढ़ी है क्या कभी? मैंने बिल्कुल पढ़ी है। तो सीआईए के साथ उस वक्त नेहरू इंदिरा के रिश्ते कैसे थे, किस तरीके से इंटरवेंशन करने की इजाजत दी गई, खुद को कमतर आका गया, इंटेलिजेंस को बिल्टअप नहीं किया गया, कहां पर यूपीए ने सरेंडर कर दिया, ये सब कुछ तो लिखा है ना उसमें। तो जो खुद अपने इतिहास में इतनी बड़ी भूल कर चुके हैं, आज वो सिर्फ आरोपों के माध्यम से क्या सवाल उठाएंगे? पूर्णिमा जी मैंने शुरुआत में कहा था कि आज अगर राहुल गांधी जी की बात पर कोई व्यक्ति बात करेगा, या तो वो एजेंट है या महामूर्ख है। आपने जिस व्यक्ति की किताब का रेफरेंस दिया उसकी हिस्ट्री में तो चले जाइए कि उसने ये किताब जिस दौर में लिखी तब वो क्या काम किया करते थे, किन लोगों के लिए कंसल्टेंसी किया करते थे। और इससे ज्यादा तो आप जाकर ये पढ़ लेते ना कि आज जो आरएसएस के लोग हैं वो किस तरीके से अपने देश को बेचने में लगे हुए हैं। आज की बात आप करेंगे नहीं, टेंटेड सोर्सेस को सदन में भी कोट कर देंगे, टीवी चैनल्स पर भी कोट कर देंगे। आप सच्चाई को बिल्कुल व्यापक तौर पर दिखाइए। किसी चीज को कोट नहीं करना चाहिए और राहुल गांधी अनपब्लिश्ड बातों को कोट करके संसद में हंगामा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो सबसे बड़े बुद्धिमान है फिर, है ना। बाकी सब एजेंट और मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, लेकिन राहुल गांधी सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। मैं ये मान लेती हूं कि राहुल गांधी सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, और जो कुछ भी उस वक्त लिखा गया ऋषभ जी, वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि वो कोई बिका हुआ आदमी था जिसने सारी बातों का जिक्र किया। बोलिएगा। 10 सेकंड ले रहा हूं, हाँ। पे आप चले जाइएगा। इनके अनुसार हर समय एक एजेंडा मैम सेट होता है। पहले वोट चोर, गद्दी छोड़, बिहार में चिल्लाए, बिहार की जनता ने कहा तुम बिहार छोड़। उसके बाद पहले क्या, चौकीदार चोर, पूरे देश की जनता चौकीदार बनी। अब कर रहे हैं बेच बेच बेच। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बोलेंगे कुछ दिन बाद राहुल गांधी को कि राहुल गांधी कांग्रेस छोड़। अरे 95 इलेक्शन हारने वाला बुद्धिमान, बार बार के देश को जाके बाहर में कलंकित करने वाला बुद्धिमान, और जो इंसान आजीवन देश के लिए समर्पित रहा, चुनाव दर बदर ये जीतते गया, वो इनके अनुसार है मंदबुद्धि। भैया देश की जनता को पता है अबोध बालक कौन है और मंदबुद्धि कौन है। ठीक है मुन्ना साहब, आज तो सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन इतिहास अपने आप में ऐसी बहुत सारी गवाही देता है जो इनको कोई मॉरल ग्राउंड नहीं देता इस तरीके की बात करने का। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग ज्यादा चल रही है बनस्पत इसके कि बात आप फैक्ट्स और सबूतों के साथ सामने रख सके। कुल मिलाकर तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है ना। या तो बात करनी है तो फैक्ट्स के साथ करिए, और हर बार ये बार बार ऐसा ही होता है। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं संसद की कार्रवाई में व्यवधान इन्हीं हंगामे के चलते बाधित होता है और संसद नहीं चल पाती। पूर्णिमा देखिए, ऐसी चीजों से इनको रोकना नहीं चाहिए ना। इनकी इन्हीं हरकतों से लगातार हम लोग तीसरी बार मजबूत सरकार बनाए हैं। देश की जनता तो इनको जान चुकी है, विपक्ष के लोगों को और खास करके एलओपी को। नैरेटिव तरह तरह का चलाते चलाते बिहार में हालात ये हो गई कि ये अब कहीं कुछ भी नहीं बचा। वोट चोरी का अंतिम और आखिरी इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, बिहार के लोगों ने उसको नकार दिया। चुनाव आयोग को झूठे सबूत लेकर के आए। जब चुनाव आयोग ने बोला कि आप हलफनामा दे करके आओ मैं बताता हूं, तो हलफनामा नहीं दे पाए। ऐसे लोगों के आरोपों से क्या मतलब है। अभी आप बात कर रहे थे किसी पार्टी के विपक्ष के प्रवक्ता कि किसानों के हितों की अनदेखी की गई। अरे साहब, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का ही अगर विभाग ले लेना, खाद्य एवं प्रसंस्करण, तो इस ट्रेड डील के माध्यम से इतने बड़े बाजार खुले हैं कि चाहे आप फलों का देख लीजिए, आप उसमें की सब्जियों का देख लीजिए। एक तो भंडारण की व्यवस्था बनेगी, एक्सपोर्ट के नए दरवाजे खुले हैं, किसानों को दाम मिलेगा उचित,
और एक ग्लोबल मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इन सब और उसके चलते रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप ऐसे झूठे तरह के आरोप लगाने से तो कोई फायदा है नहीं। दूसरी बात हो गई कि हमने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, कोई सबूत नहीं है साहब। हाँ, रसिया से तेल ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विकल्प और भी खुले हैं कि हम कई अन्य देशों से भी ले सकते हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो गया कि किसी से हमने लेना बंद कर दिया। तो ट्रेड डील पे जो इतना सशक्त रूप से हुआ है, अगर उनके शर्तों पर हम लोगों को ट्रेड डील करना होता तो ये तो आज के 6 महीना पहले हो गया होता। किसानों के हितों की रक्षा, यहाँ के उद्योगों की रक्षा, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, या यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान करना हो, ये तीनों लोगों की रक्षा। क्या हम यहाँ पे जो हमारे मध्यम दर्जे के उद्योग उत्पादन कर रहे थे उनके उत्पादों को सड़ा दे? क्या उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर हमें उनके मूल्यों का तय करना नहीं चाहिए? हम अपने देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है और उस पर लोगों ने 2/3 बहुमत से एनडीए को सरकार दिया है। तो ऐसे में उनके लिए मैं न सोचूं, क्या इस पर मैं ध्यान लगाऊं कि राहुल गांधी जी क्या मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? और राष्ट्रपति जी जब उसी बातों को देशवासियों को बताना चाह रहे थे पूर्णिमा जी, तो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने से रोका गया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? प्रधानमंत्री व्यक्ति थोड़े ही हैं, 140 करोड़ लोगों के वो प्रतिनिधि हैं और एक आदिवासी महिला जो कि प्रथम नागरिक है। आप उनके सम्मान में अगर कोई बोलना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी दलित विरोधी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता, आदिवासी विरोधी मानसिकता रह कर निकलती है, वो सदन के अंदर में भी निकली है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जब बोलने के लिए गए मुन्ना तो साहब, इनके ठीक, मैं इसका जवाब लेती हूँ उनसे, लेकिन उससे पहले सर बोलिए बोलिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को आने से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मना किया। जिस तरह की ये साजिश रचने में माहिर है, फिर वहां पे साजिश करने की कोशिश की। मुझे पूर्णिमा जी आपसे जानना चाहता हूं, मैं इनसे पूछिए कि महिला सांसदों को विपक्ष में बैठने का जनादेश भारत के लोगों ने दिया था, ट्रेजरी बेंच के तरफ किस उद्देश्य से वो गए थे? इसी का जवाब आप पूछिए। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं इसका समझता जवाब ले हूं कि लेती हूँ भाई सर, मैं इसका ले ये लेती जवाब अभी हूँ, तक ले नहीं लेती हूँ। देता। बहुत सारे सवाल हैं, उसका नीरज जी जवाब देंगे, लेकिन राकेश शुक्ला जी आपके पास फिर आती हूँ। संजय जी मैं आपके पास। राकेश शुक्ला साहब, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन फिर भी इतिहास को तो देखना होगा ना। अगर आज इतने सरेंडर और विदेश के किसी नेता द्वारा दबाव की स्थिति भारत के लिए बनी हुई है, यूएस दबाव बना रहा है, भारत कुछ कर नहीं पा रहा, उसकी शर्तों पर सब कुछ कर रहा है, अगर ये सारे आरोप लगने ही हैं, तो आरोपों के साथ फिर आपको अपना पूरा इतिहास ये भी देखना पड़ेगा कि जब आपकी सरकार थी आपने क्या किया। बीते कुछ समय में जितने आपने आरोप लगाए, या तो कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई, या आपकी तरफ से कोई ऐसे सबूत नहीं रखे गए जिससे आपकी बात और मजबूती के साथ साबित हो सके। तो आप तो सिर्फ कहकर निकल लेते हैं। पूर्णिमा जी, हमें याद करना चाहिए यूपीए 1 को। यूपीए 1 के लास्ट के जो 1.5 साल थे उस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए।